हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय डीएनए चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो वन शॉट की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, तो मैं लेके आया हूँ वन शॉट और अल्ट्रा रिवीजन, यानी हम कुछ ही मिनटों में, फ्यू मिनटों में इस चैप्टर को जल्दी से फटाफट से देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की पॉइंट सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें सबसे प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकेंड टॉपिक है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और फोर्थ वाला टॉपिक है आपका कोरिलेशन एंड रेंसिडिटी। सबसे पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होती है? तो सबसे पहले तो ये कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन जब आपने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में जो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें एक टॉपिक था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो यहाँ पर केमिकल चेंज जो है उसी को हमको पढ़ना है। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। ठीक है, तो न्यू सब्सटेंसेस बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। और उसी केमिकल चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो हम इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। हम जब डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, लाइक हमारे घर पे हम जो चाय बनाते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। हम घर पे अपने वेजिटेबल्स बना रहे हैं, खाना पका रहे हैं, ठीक है ना, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन है। हम दूध से दही बना रहे हैं, केमिकल रिएक्शन है। जब लोहे में जंग लग जाती है, केमिकल रिएक्शन है। यानी हम अपने आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। ठीक है, लेकिन हमने इतना उस पर ध्यान नहीं देते अपन। लेकिन केमिकल रिएक्शन कोई भारी चीज़ नहीं है, हम अपने आसपास ही देखते रहते हैं कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारे सामने ही होती रहती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन सबसे पहला पॉइंट जिसको हम पहले से, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? अ चेंज टू द चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अ चेंज टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस A change to the production of new substances बन रहा है is known as chemical reaction। यानी कि कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ये एक चेंज है, ये चेंज है जिसमें प्रोडक्शन होता है, बनता है। क्या बनता है बेटा? न्यू सब्सटेंसेस बनता है। यानी इसके अंदर न्यू सब्सटेंसेस बनता है। तो न्यू सब्सटेंसेस बन रहा है, इसी चेंज को हम क्या बोल रहे हैं? केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन आपके लिए लाया हूँ, बहुत ही छोटी डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, तो आप आसानी से उसको बताएं कि अ चेंज टू द प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। यानी कि कोई चेंज है, ऐसा चेंज है, केमिकल चेंज है ऑब्वियसली, जिसमें क्या बन रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, न्यू सब्सटेंस, न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, नई चीज बन रही है। केमिकल बॉन्डिंग से, केमिकली वो बॉन्ड होकर के नई चीज बन रही है। इसी को हम बोलते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं इक्वेशन की। तो इस केमिकल रिएक्शन को जिस से हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, जिससे हम इसको डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो तरीका है उसी को हम बोलते हैं बेटा इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि मुझे क्या करना है? मैं मैग्नीशियम को बर्न कर रहा हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो मैं इसका इक्वेशन कैसे लिखूँगा? तो देखो सिंपल सी बात है कि जब भी हम इक्वेशन को लिखते हैं तो इक्वेशन लिखने के लिए हमें चाहिए फॉर्मूले, सिंबॉलिक फॉर्मूले, सिंबल से। जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बेटा? भाई मैग्नीशियम का सिंबल आपका होता है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg। और ऑक्सीजन का O2 होता है। इसको हम क्या करेंगे बेटा? ये केमिकल इक्वेशन है। ठीक है,
तो Mg+O2 ये हो जाएगा आपका MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देते हैं हम, तो 2MgO हो जाएगा। यानी मैंने क्या किया कि मैंने जो बोला कि मैग्नीशियम को मैं बर्न कर रहा हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको मैंने इस तरह से लिख दिया, ना कि इस तरह से कि भाई मैंने पूरा वर्ड में लिखा है। मैंने सिर्फ उसका सिंबल लिया, उसका फॉर्मूला लिया और फॉर्मूले से उसको मैंने शो कर दिया। तो बेटा ये जो मैंने लिखा है इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। यानी कुल मिलाकर के केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन ये हो गया बच्चों, ये हो गया कि जब हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, फॉर्मूले से, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और क्या, कितना आसान है। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन बहुत ही आसानी से हमने समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, तो सेकंड टॉपिक हमारा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसको हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले जब भी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करें? तो केमिकल रिएक्शन में चेंज हो सकता है, या तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, यानी वो सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। उसमें से क्या हो सकता है? स्मेल आ सकती है, गंध उत्पन्न हो सकती है, या फिर जो है उसमें से जो जिसको अपन बोल सकते हैं गैस इवोल्व हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा उसका कलर चेंज हो सकता है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखती है तो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। तो बैलेंस का मतलब होता है भाई किसी चीज़ को बैलेंस करना, संतुलित करना। तो बैलेंस करना है, लेकिन किसको? केमिकल इक्वेशन को। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना? पहली चीज़ तो बेटा एक नियम है, एक लॉ है, मास कंजर्वेशन का लॉ। वो ये बोलता है कि जब भी कोई कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका जो मास होता है वो केमिकल रिएक्शन के बिफोर एंड आफ्टर, यानी केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद सेम होता है, इक्वल होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसी नियम को हम अप्लाई करने के लिए जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं बेटा, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो रिएक्टेंट होते हैं, यानी कि जो भी हम लिखते हैं सबसे पहले जो भाग लेता है अभिकर्मक, क्रियाकारक, रिएक्टेंट, उसको और जो बनता है प्रोडक्ट, उनके एटम्स को हम इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और इसको बैलेंस क्यों करना जरूरी है? वाई शुड बी बैलेंसिंग? बिकॉज मास कंजर्वेशन का नियम हमको अप्लाई करना है। अगर नहीं करेंगे हमारी केमिकल रिएक्शन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो हम करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन शुरू। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास एक इक्वेशन है। भाई इक्वेशन हमारे पास क्या है? हमें बैलेंस करना है Fe प्लस H2O, और हमें इसमें यहाँ पर बना हुआ दिया हुआ है Fe3O2, Fe3O2, Fe3O4, O4 है सॉरी, और इसमें आपको दे रखा है बैलेंस करना इसको हमें, और H2 इस तरह से हमको दे रखा है। तो ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कि हमें देखना है कि बैलेंस है कि नहीं। तो सिंपल सी ट्रिक है, एक बार में समझ वाली बात है, इतनी आसान है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक बार में आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि इधर LHS, ये वाली साइड LHS है, ये वाली साइड RHS है। तो सबसे पहले समझते हैं, इस साइड को हम बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टेंट। तो ये साइड हमारी क्या है बेटा? ये है रिएक्टेंट, और ये है प्रोसेस, यानी ये जो एरो है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में सेंटर में बीच में आपको एरो दिखेगा। तो ये जो एरो है ये प्रोसेस का निशान है बेटा। जब भी हम कोई चीज़ जो ऐसा ना करते हैं तो प्रोसेस चलती रहती है ना, तो ये प्रोसेस है, और जैसे ही प्रोसेस खत्म होती है तो आपको क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट आपका ये है और रिएक्टेंट आपका ये है, ठीक है। इसको अभिकारक, यानी जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बनता है बाद में उसे हम बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप चाय बना रहे हो, तो चाय में जो भी आप डाल देते हो ना, आपने दूध डाला, आपने पानी डाला, आपने शुगर डाली, आपने जो भी डाला, जितने भी मसाले वगैरह डालते हो, वो सारे क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे। और जब वो उबल करके तैयार हो जाती है, बॉईल होकर के, तो जो चाय बनेगी वो आपका क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट होगा। सिंपल सी बात है, ऐसे ही यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले यहाँ Fe लिख लेते हैं, हमारे पास आयरन है, दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है, और तीसरा हमारे पास क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। तो Fe कितना? इधर 1 है, इधर 2 है, और इधर कितना है? 1 है।
इधर Fe कितना है 3 है, इधर O कितना है 4 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है आपका जो है 2 है, इस तरह से। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई इधर सबसे ज़्यादा संख्या किसकी आ रही है, ऑक्सीजन की 4 आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है ना। तो 4 इधर है, इधर 2 है, तो ये रिएक्शन है ना बैलेंस नहीं है, इसे हमें बैलेंस करना है, क्योंकि इधर और इधर जो है एटम्स के नंबर इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हमें इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, जिधर कम है उधर बढ़ा दो। भाई कम किधर है, भाई हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 2 है, तो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, भाई हाइड्रोजन को हम इधर की साइड बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितने बढ़ाना है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर कितने लिख देंगे बेटा, यहाँ पर आप लिख देंगे 4, तो ये 4 हो गया, तो ये 4 और आप 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो गया भाई, ये आपका हो गया है हाइड्रोजन कितना हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर आपने 4 लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर 8 हो गया तो इधर 4 है हाइड्रोजन, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, हमने इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर एक सेकेंड देखिए, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन लेना है और यहाँ पर नीचे हाइड्रोजन लेना है, ताकि हम जो है कन्फ्यूजन हमारा ना हो बिल्कुल भी। मार्कर भी थोड़ा सा स्लो ऐसा चल रहा है, देखिए। तो Fe कितना है 1 है, इधर हाइड्रोजन अभी हम बैलेंस नहीं करते हैं, शुरुआत से कर लेते हैं इसको। तो ऑक्सीजन कितना अपना 1 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो हमें देखना है कि भाई सबसे पहले तो ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है, तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी आ रही है, 4 ऑक्सीजन की आ रही है। तो इधर भी हमें 4 करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, ऑक्सीजन को 4 करने के लिए इसके मल्टीप्लाई में यहाँ क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर 4 हो गया, तो ये कितना हो गया, ऑक्सीजन आपका हो गया 4, क्या हो गया 4, इधर 4 हो गया ऑक्सीजन, इधर की साइड भी 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, आप हाइड्रोजन इधर कितना हो गया बेटा, 8 हो गया, मतलब 8 हो गया इधर, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 × 2, ठीक है ना। तो 2 4 जा 8 हो गया। इधर की साइड क्या करेंगे, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 8 है, इधर 2 है, तो इधर बढ़ाएंगे, कितना मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन इक्वल हो गया, ऑक्सीजन इक्वल हो गया, लेकिन अभी Fe जो है वो इक्वल नहीं है आयरन, तो इधर 3 है, इधर कितना है 1 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी Fe भी इक्वल हो गया, ऑक्सीजन भी इक्वल हो गया, हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया, यानी आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना। इस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इस मेथड को हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड में कुछ नहीं करना है, बीच में लाइन खींचना है। आपको जो भी केमिकल रिएक्शन में जो भी एलिमेंट दे रखे हैं, कंपाउंड दे रखे हैं, उनको आपको लिखना है, जितना भी है वो लिखना है, इधर की साइड जितना है वो लिखना है, फिर जो कम है उधर की साइड उसका मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देना है। इक्वल तब तक करना है जब तक कि दोनों तरफ सारी चीज़ें इक्वल ना हो जाए। जब इक्वल हो जाए तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। कोई मुश्किल वाला काम नहीं, बहुत आसान है, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कंबाइन होना या कोई जुड़ना, मतलब, ठीक है ना। तो 2 or more रिएक्टेंट्स, 2 या 2 से अधिक जो रिएक्टेंट होते हैं, जो क्रियाकारक या अभिकारक होते हैं, वो भाग लेते हैं, और भाग लेकर दोनों के दोनों जुड़ जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं बेटा, फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स आपस में पास में आते हैं, जुड़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई सी भी केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। इसी तरह से आप लिख सकते हैं इसमें, भाई आप कोई सी भी रिएक्शन लिख दो, वो अपने जो Mg वाली लिखी थी वो भी आपका लिख सकते हैं आप, 2Mg + O2, तो ये हो जाएगा 2MgO, इस तरह से। यानी कुल मिलाकर के कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आपको 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट लेना है और उनको जोड़ना है, कंबाइन करना है। इसी को तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत आसान है। 2 or more रिएक्टेंट, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट को, 2 रिएक्टेंट या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के फॉर्म्ड यानी बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, सिंगल
प्रोडक्ट बनाते हैं इस तरह से। इस टाइप की कहीं पर भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो बेटा वो ऑब्वियसली कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप कोई सी भी केमिकल रिएक्शन आप लिखोगे जिसमें कंबाइन हो रहा है, जिसमें 2 or more रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, तो वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, कॉम्बिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली हमारी जो है डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास है, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को यानी चूने को जब आप वाटर में डालते हो, यानी जो चूना होता है, चूने को जब आप पानी में डालते हो कैल्शियम ऑक्साइड को, तो ये बन जाता है CaOH होल्टवाइज, क्विक लाइम होता है, ये आपका बन जाता है लाइम वाटर, और साथ में यहाँ पर बनता है आपका हीट बनता है, यानी एनर्जी इवॉल्व होती है, यानी एनर्जी बाहर निकलती है, रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शन है ऑब्वियसली है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन इसमें क्या निकल रही है बेटा, हीट निकल रही है, हीट और एनर्जी निकल रही है। तो ये जो हीट निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, जो है रिलीज हो रही है, ठीक है ना, आउट हो रही है। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी बनती है, हीट बनती है, ठीक है ना, एनर्जी बनती है, तो इस तरह की इक्वेशन को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब ही होता है बेटा, एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना। किसका बाहर निकलना, ठीक है, बाहर निकलना एनर्जी का। कोई सी भी एनर्जी हो सकती है, हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है, अगर कोई सी भी एनर्जी उसमें बाहर निकल रही है बेटा तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, N2 + O2, अगर इसको मिलाएंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा 2NO, बट यहाँ पर बेटा क्या होगा कि यहाँ पर एनर्जी निकलेगी नहीं। अब यहाँ पर जो है एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, यानी यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पर तो एनर्जी निकल रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, अंदर ली जा रही है, अवशोषित हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। यानी एंडोथर्मिक का एंडो का मतलब होता है जब एनर्जी अंदर ली जा रही हो, एब्जॉर्ब हो रही हो, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, अवशोषित हो रही हो, एनर्जी निकल नहीं रही है, एनर्जी अंदर ली जा रही है, ठीक है, इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक में ये है तो कॉम्बिनेशन दोनों, भाई इसमें भी जुड़ रहा है, इसमें भी जुड़ रहा है, बट अगर एनर्जी उसमें निकल रही है तो वो कौन सी हो जाएगी, वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी बेटा। और जिसमें एनर्जी नहीं निकल रही है, अंदर ली जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत आसान है। अब हम चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। तो देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंबाइन नहीं होंगे, यहाँ पर होंगे ब्रेक डाउन, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की एक लाइन की डेफिनेशन है, अ सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट है, एक सिंगल रिएक्टेंट लेना है, वो ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होकर के 2 या 2 से अधिक या सिंपलर, गिव टू सिंपलर प्रोडक्ट, यानी सिंप्लीफाई कर देगा। यानी कॉम्बिनेशन में जुड़ रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 तरह की रिएक्शन देखते हैं कि अगर हीट की वजह से कोई टूट रहा है, जैसे कि यहाँ पर फेरस सल्फेट है FeSO4, जब इसको हीट दी जाती है तो वो फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO2 SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हीट का एग्जांपल देकर आप इसको ले सकते हैं। एक आपका CaCO3 वाला भी है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको भी जब आप हीट देते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, वो भी हीट का एग्जाम्पल है, वो भी आप ले सकते हैं इसकी जगह पर। दूसरा क्या है आपका, ये डीकम्पोजिशन में ही है, लेकिन ये हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा था। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, सनलाइट की वजह से, ठीक है, AgCl, ठीक है, जो सिल्वर क्लोराइड जो है आपका सिल्वर क्लोरीन है, सिल्वर क्लोराइड जिसको अपन बोलते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो इसमें सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है, यानी 2Ag + Cl2 हो जाता है। इसका पहले कलर वाइट होता है, लेकिन जब ये टूट जाता है ना तो ये Ag यानी सिल्वर का ग्रे कलर हो जाता है, ऑब्वियसली ग्रे कलर होता है सिल्वर का, और ये Cl2 अलग हो जाता है। ऐसा का ऐसे ही आपको सिल्वर ब्रोमाइड में दिखेगा AgBr, उसमें भी Ag अलग हो जाता है, Br अलग हो जाता है। थर्ड वाली कंडीशन इसमें देखते हैं हम, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रोलाइसिस ये तीसरा तरीका है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर वाटर जो होता है वो टूट जाता है, तो यहाँ पर टूटने के बाद वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो जाता है। तो यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको 3 चीज़ें याद रखना है कि या तो रिएक्शन हीट से ब्रेक हो सकता है, ठीक, मतलब
जो आपका रिएक्टेंट है वो हीट की वजह से ब्रेक हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, या फिर वो सनलाइट की वजह से ब्रेक डाउन हो सकता है, या फिर वो जो है इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से ब्रेक डाउन हो सकता है। तो बेटा क्वेश्चन कोई सा भी आए, वी आर एबल टू, ठीक है ना, सोल्व, आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो 3 तरह की रिएक्शन यहाँ पर हमने डीकम्पोजिशन में पढ़ी। तो कॉम्बिनेशन में कंबाइन, डीकम्पोजिशन में ब्रेकडाउन, यानी कॉम्बिनेशन में जुड़ रहा है, डीकम्पोजिशन में टूट रहा है। बहुत आसान है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो अगली टाइप से हमारी केमिकल रिएक्शन की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेस होता है एक एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है तो वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव से जो है डिस्प्लेस करवा करके वो अपने पास उसको रख लेता है, और जो लेस रिएक्टिव रहता है वो अकेला रह जाता है। यानी कि यहाँ पर एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। एग्जांपल ये कि जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप आयरन की नेल कील डालोगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपके पास है, ब्लू कलर का होता है ये, दिस इज द ब्लू कलर, ये ब्लू कलर का होता है बेटा। और ये ब्लू कलर का जो आपका जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें अगर आप आयरन नेल डालोगे, आयरन लोहे की कील अगर उसके अंदर डाल दोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक रिएक्शन होगी। रिएक्शन ये होगी कि ये जो SO4 है ये किसके पास चला जाएगा, Fe के पास, यानी ये हो जाएगा FeSO4, यानी कि हो जाएगा आयरन सल्फेट। भाई पहले क्या था, कॉपर सल्फेट, अब क्या बन गया है, आयरन सल्फेट। और ये जो Cu है कॉपर, ये अकेला रह जाएगा, क्योंकि आयरन इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसलिए सल्फेट जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस होकर के कहाँ चला गया, आयरन के पास, और बन गया आयरन सल्फेट। ठीक है, इसका कलर हो जाएगा लाइट ग्रीन। पहले था ब्लू कलर, अब कैसा हो गया, लाइट ग्रीन। तो वजह क्या है, आपसे कोई पूछे कि भाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो होता है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, लेकिन वो ग्रीन लाइट का आयरन सल्फेट बनकर उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, तो आप बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जो सल्फेट होता है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस को डिस्प्लेस करके Fe के पास चला जाता है और वो बना लेता है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। और जब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है तो उसका कलर चेंज होना है, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर होता है और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का ग्रीन कलर होता है, तो लाइट ग्रीन कलर हो जाएगा आपका और कॉपर अकेला रह जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेस हो गया SO4, ठीक है ना, ठीक है ना, ये डिस्प्लेस हो गया कॉपर फॉर्म कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। या कॉपर, देखो यहाँ पर क्या होता है कि कॉपर जो है वो डिस्प्लेस होकर के कहाँ चला जाता है, आपका अलग हो जाता है, और Fe यहाँ पर आ जाता है और FeSO4 यहाँ पर बन जाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक जगह चेंज कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर किसी ने जगह चेंज कर ली है और उसकी वजह से क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई और आपका बन गया है FeSO4, लाइट ग्रीन कलर का बन जाता है। और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे सामने है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, जो है आपका सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड बन गया बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर सल्फेट ही डिस्प्लेस हो रहा था, अकेला रह गया था और आयरन सल्फेट बन गया था। लेकिन यहाँ तो एक्सचेंज हो रहा है, आयंस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, आयंस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। अब ये आयन एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं कि जो Ba है वो कहाँ चला गया भाई, यहाँ पर, और जो आपका Na है वो कहाँ चला गया, आपका यहाँ पर। यानी कि जो Ba है वो इधर चला गया तो BaSO4 बन गया, और जो Na2 है वो इधर आ गया तो आपका बन गया NaCl2। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहे हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ कॉपर था, कॉपर अलग डिस्प्लेस हो रहा था, FeSO4 बन गया था और कॉपर अलग निकल गया था, ठीक है। बट इसमें क्या हो रहा है कि इसमें Ba इधर चला गया और Na2 इधर चला गया, ठीक है ना, यानी एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज हो गया ना, तो दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली, बदल लिया, इसीलिए दोनों ने करा ना भाई, दोनों इस तरह से चेंज हो गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगला टाइप हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और तो देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन में होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, द गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, एड ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन अगर उसमें जुड़ गया या तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया या फिर उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया या रिमूव ऑफ हाइड्रोजन हो गया, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन इज द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी इसमें क्या होगा कि इसमें रिमूव ऑफ ऑक्सीजन होगा, इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, रिमूव होगा, और बेटा गेन क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यानी इसमें ऑक्सीजन जो है रिमूव होगा, हटेगा, निकल जाएगा बाहर, और जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट है, दोनों रिएक्शन को हम एक इक्वेशन में देख रहे हैं। इन दोनों रिएक्शन, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन द ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। अगर कोई केमिकल इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन भी शो रहा है, रिडक्शन भी शो रहा है, ऑब्वियसली उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, ओनली कॉपर बचा, यानी इसमें क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यानी ऑक्सीजन रिमूव हुआ, यानी ऑक्सीजन रिमूव हुआ यानी रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूव यानी रिडक्शन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन प्लस हो गया, यानी एड ऑफ हाइड्रोजन हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन था, इसमें ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। तो इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसमें आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एंड रिमूव ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हमारा कोरिलेशन और रेंसिडिटी हम देख लेते हैं। तो कोरिलेशन में थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, ठीक है। कोरिलेशन, संक्षारण। कोरिलेशन क्या होता है, जबकि मेटल पर एटमॉस्फेयर की नमी, ऑक्सीजन या गैसेस की वजह से, मॉइस्चर की वजह से जब मेटल्स के ऊपर अनवांटेड एक लेयर आ जाती है, ब्राउनी लेयर आ जाती है, रेडिश या ब्लैक वाली लेयर आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं कोरिलेशन या संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण सारे मेटल्स में होता है। संक्षारण का एक एग्जाम्पल रस्टिंग है। संक्षारण का यानी कि कोरिलेशन का एक एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग है। रस्टिंग मतलब क्या होता है बेटा, रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना। तो जंग लगती है ना, लोहे में जंग लग जाती है, जिसकी वजह से लोहा पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है ना, नष्ट हो जाता है पूरी तरह से, उसका क्षरण हो जाता है। तो यही संक्षारण है, कोरिलेशन। वैसे कोरिलेशन है ना, रस्टिंग देखो, रस्टिंग आयरन में होती है, बट कोरिलेशन सब में होता है। जैसे सिल्वर में ब्लैक ब्लैक लेयर आ जाती है, ठीक है ना, कॉपर में ग्रीन ग्रीन लेयर आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें ना संक्षारण में आती है। तो रस्टिंग सिर्फ लोहे में होती है, रस्टिंग ना चांदी वगैरह में नहीं होती है। चांदी में संक्षारण होता है, ब्लैक ब्लैक लेयर आ जाती है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमको ही पता, हम क्या करते हैं भाई, रस्टिंग से बचने के लिए, जंग से बचने के लिए तो पेंट करते हैं, ऑयल करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, या फिर जो है एलॉय वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील वगैरह, जिससे जो है संक्षारण जो है रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी रस्टिंग की, रेंसिडिटी की। तो रेंसिडिटी क्या होता है, जब वो फूड में, जो फूड होता है बेटा, उसमें अगर ऑक्सीजन मिल जाए, यानी फूड का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए। क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन। अगर फूड का ऑक्सीडेशन हो गया तो उसकी वजह से जो खाना होगा बेटा, वो कैसा हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसकी जो स्मेल होगी, वो स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। और उसका जो टेस्ट होगा, वो टेस्ट भी क्या हो जाएगा बेटा, वो भी क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। यानी इसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, वो खाना खराब हो जाएगा। उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब जब ऑयल और फैट कंटेनिंग जो फूड होता है, जिसमें ऑयल होता है, जिसमें फैट होती है, उसमें अगर ऑक्सीजन मिल जाए, उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, तो उसमें स्मेल, उसकी गंध बदल जाएगी, उसमें स्मेल आने लग जाएगी, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। और टेस्ट भी उसका चेंज हो जाएगा। इधर रेंसिडिटी, रेंसिडिटी यानी खाना जो खराब हो जाता है ऑक्सीजन की वजह से, उसे प्रिवेंट करने के लिए हम उसको फ्रीज में रखते हैं, ताकि टेम्परेचर डाउन होगा, तो जितना डाउन टेम्परेचर होगा, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, एज आपका जो फूड होगा वो सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा, खराब नहीं होगा। इसी तरह से एक और है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट। नाइट्रोजन का यूज़ करके भी आप जो है फूड को
प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। इसलिए चिप्स वगैरह की जो आती है ना, थैलियाँ वगैरह आती है, तो उनमें क्या होता है बेटा, उनमें जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन होती है, जो कि उनको खाने से खराब होने से बचाती है। यही वजह होती है कि जब चिप्स की उसको पॉलीथीन को निकाल लेते हैं और कुछ घंटे अगर बाहर छोड़ दे तो फिर आपका जो उसमें खाना है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये पूरा चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने फटाफट से सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ी सी भूल गया था, मतलब सिंबल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब केमिकल रिएक्शन को हम लिखते हैं तो केमिकल रिएक्शन में उसकी फिजिकल स्टेट को भी शो करते हैं। जब हमने किसी, मान लीजिए कोई Fe है और Fe को मैंने लिख दिया S, इसका मतलब क्या है कि जो Fe है वो सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड। ठीक है। अगर मैंने H2O लिखा और H2O को मैंने यहाँ पर लिख दिया L, क्या लिख दिया? L का मतलब ये हो गया कि ये जो H2O है ये कैसा है? लिक्विड है। क्या है? ये लिक्विड है। अगर मैंने बेटा लिख दिया, भाई मैंने लिख दिया NaCl और यहाँ पर लिख दिया AQ, ये एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन, यानी कि पानी में नमक डाल दो, उसको घोल लो, वो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो ये जल में घुला हुआ है। ठीक है, इस तरह से। अब अगला क्या है आपका? भाई सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, ये गैस। भाई अगर किसी के पीछे CO2 लिखा है और CO2 के पीछे स्मॉल g बना हुआ है, यानी CO2 क्या है? गैस के फॉर्म में, तो हम ये सिंबल यूज करके उसकी फिजिकल स्टेट को भी शो कर सकते हैं। एक और बेटा रहता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसोल्युबल सब्सटेंसेस। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इनसोल्युबल सब्सटेंसेस बन रहा है जो सोल्युबल नहीं है, तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर। ठीक है, और